लीजिए सुनिए कहानी खूब हंसने वाली लड़की। लेखक हैं अनुज। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग परवाणू गए हुए थे। यह संयोग था कि मुझे वहाँ कामयानी से मुलाकात करने का मौका मिल गया। स्कूल डेज़ में कामयाबी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वह एक बेहद संवेदनशील और समझदार लड़की थी। उसके पिता पश्चिमी बंगाल में एक विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे। वे एक विद्वान व्यक्ति थे। कॉलेज से निकलने के बाद, जैसा कि प्रायः होता है, हम दोनों भी अपने अपने पारव्य को प्राप्त हुए। वह कहाँ गई मुझे पता नहीं चला, और जाहिर है मैं कहाँ गया उसे भी नहीं मालूम रहा। हमारे बीच किसी भी प्रकार का ना तो कोई संपर्क रहा और ना ही हमने कभी आपस में संपर्क साधने की कोई कोशिश ही की। कॉलेज छोड़ते भी तो एक लंबा अरसा बीत चुका है। हम दोनों आज एक ही रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। मज़ेदार बात यह है कि उससे मेरी मुलाकात हुई भी तो कहाँ, बार में। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य का विषय था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में यदि कामयानी को किसी चीज़ से एतराज़ था तो वह था शराब पीने से। उसे शराब के नाम से भी नफरत थी, जबकि उन दिनों हमारे कॉलेज में शराब पीने को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। इसलिए जब मैंने उसे इतने सालों बाद देखा भी तो बार में, तो मैं एक स्वाभाविक आश्चर्य में पड़ गया। आमने सामने की मुलाकात हो गई तो मैं झेप गया और मैंने थोड़ी कन्नी काटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे झट से पहचान लिया। पहल उसी ने की। अरे तुम कुमार कुमार हो ना? मुझे बिल्कुल ठीक से याद है। कैसे हो कुमार? उसने बिंदास अंदाज में कहा और मुस्कुराती हुई मेरे नज़दीक आ गई। फिर कहा, देखा, मैंने कितनी जल्दी तुम्हें पहचान लिया। थोड़े बदल गए हो, लेकिन तुम अभी इतने भी नहीं बदले कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊँ। आज तक कहाँ लुप्त रहे? दिल्ली में नहीं हो क्या आजकल? उसने एक साथ कई सवाल कर दिए और फिर खिलखिला के हंसने लगी। वह इतने बिंदास अंदाज में झूमती हुई मुझसे मिली कि मैं थोड़ा असहज हो गया। आज इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई भी तो एक बार में, लेकिन वह मुझसे ऐसे मिली मानो रोज़ की मुलाकात हो। मैं बहुत सहज तो नहीं हो पा रहा था, पर मैंने औपचारिकता निभाई। तुम कैसी हो? कहाँ हो आजकल? मैंने कुछ और नहीं कहा। मेरी नज़र उसके हाथ में थमे ग्लास पर टिक गई। शायद उसने मेरी उलझन भांप ली। वह हंसने लगी और हंसते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे बार में देख के आश्चर्य हो रहा है ना? फिर मेरे ज़्यादा करीब आते हुए बोली, जानते हो कुमार, मैं जब नहीं पीती थी तो सचमुच मुझे लगता था कि जिस ड्रिंक से इतनी बदबू आती है, आखिर लोग उसे पी कैसे लेते हैं। लेकिन जब अब मैं पीती हूँ तो यही सोचती हूँ, आखिर लोग पीते क्यों नहीं। उसने तत्काल मेरी बाँह पकड़ी और लगभग मुझे खींचते हुए साथ ले गई और एक सज्जन से मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये कुमार हैं, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, और आप हैं मिस्टर एक्स। मैंने देखा वह एक अधेड़ उम्र का बॉडम सा दिखने वाला व्यक्ति था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर यह कोई नवधनाढ़ व्यक्ति है जिसने पैसे के जोर पर कामयानी जैसी सुंदर, पढ़ी लिखी और अपनी उम्र से बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली है, और शायद कामयानी में भी किसी मजबूरी या आर्थिक दबाव में आकर या फिर पैसे की लालच में आके उससे शादी कर ली है। हालांकि मुझे कामयानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब कंगन हाथ में था तो आरसी कहाँ ढूंढने जाऊं। मिस्टर एक्स बड़े अदब से उठे और उन्हें मुझसे हाथ मिलाते हुए औपचारिकता निभाई। नाइस टू मीट यू कुमार, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन थैंक यू। नाइस टू मीट यू टू सर, हाउ डू यू डू? मैंने उस पर गहरी नज़र डालते हुए औपचारिकतावश कहा था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कुर्सी की ओर खींच लिया, बिठाया, फिर बहुत अदब से बोला, आप क्या लेंगे? ठंडा, गर्म, कच्चा, पक्का, जो मांगिए, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने कहा, मेरी कोई ख़ास चॉइस नहीं है, आप जो ले रहे हो वही मैं भी ले लूँगा। उसने ग्लास की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तो मार्टीनी पी रहा हूँ, मार्टीना विथ वोडका। आपको चलेगा? जी ठीक है, मैंने हामी भर दी।
उसने वेटर को इशारे से बुलाया और कुछ आदेश देने लगा। कामयानी मुस्कुराती हुई उठी और बोली, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, मैं अभी आई, थोड़ा वॉशरूम होकर। फिर कामयानी उन सज्जन के कंधे पे हाथ रखकर उनसे कहने लगी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कॉलेज डेज़ का, इसका ख्याल रखना। कामयानी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और प्यार भरे लहजे में कहने, इतना कह के वह कॉरिडोर की ओर चली गई। कामयानी को जाते हुए देखकर मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। मुझे वह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही अजीब दिख रहा था। मैंने कयास लगाया कि वह रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेसमैन होगा। मुझे ऐसा उसके व्यवहार से दिख रहा था, क्योंकि ठेकेदारी के बिजनेस में लगे लोग प्रायः इसी आचार व्यवहार के होते हैं जैसा व्यवहार उसका था। मैंने सोचा, मेरी बला से कुछ भी हो, मुझे क्या करना। लेकिन कई मायनों में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था। एक तो वह कामयानी से बहुत बड़ी उम्र का दिख रहा था, जो बात मुझे जम नहीं रही थी। हालांकि आजकल इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया, या सब कुछ तो अब फैशन में शुमार हो गया है कि नए लड़के को अपने से 20-20 साल बड़ी उम्र की औरतें भाने लगी हैं, और नई नई लड़कियों को अपने से 20-25 साल उम्र बड़े पुरुष। सोचता हूँ आज मेरे दादाजी जिंदा होते तो कहते, घोर कलयुग, और हम सब उनकी बात पर खूब हंसते। हम गांव से आए लोग अभी भी पुरानी मान्यताओं को ही ढोए चले आ रहे हैं, लेकिन कामयानी पुराना कुछ ढोने वालों में से तो नहीं थी। शायद अब हो गई हो। उसके व्यवहार में एक नयापन दिख रहा था। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप और किम एक साथ पढ़ते थे, उसने मेरी ओर देखकर कहा। फिर थोड़ा दम भर के बोला, भाई मैं तो कॉलेज गया ही नहीं, 12वीं में ही 2 बार फेल हो गया, तो डैडी जी ने गल्ले पे बैठा दिया, और अब तो बस वही फैक्ट्री, वही ऑर्डर, वही क्लाइंट्स, वही मजदूर, वही साइट, वही सब कुछ। जी, मैंने हामी भर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। उसकी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया था कि वह कामयानी को किम कहता है, और यह भी समझ में आ गया था कि वह कामयानी को प्यार भी खूब करता है, क्योंकि यदि किसी इंसान प्यार से किसी का निक नेम रखता है तो यह साफ मतलब है कि वह इंसान उससे बहुत प्यार करता है। आप क्या करते हैं? उसने अचानक मुझसे पूछा। जी मैं लेखक हूँ, लिखता हूँ, मैंने थोड़ा झेपते हुए कहा। लेखक हैं? अच्छा, तो आप लेखक हैं, वेरी गुड। क्या लिखते हैं? पहले तो उसने विस्मय से मेरी ओर देखा और फिर मेरे चेहरे पर नज़र गड़ाकर बहुत सहजता से पूछा, जी मैं कहानियाँ लिखता हूँ। वेरी गुड। मेरे डैडी जी भी लेखक थे, कविताएं लिखते थे। दुकान पर बैठे बैठे ही बहुत सारी कविताएं लिख दिया करते थे। फिर कविताएं सुना सुना के ग्राहकों को बहुत पकाया करते थे। बोलकर वह हंसने लगा। फिर हंसते हंसते बोला, उनके समय में लोगों के पास फालतू समय भी तो बहुत होता था कविता कहानी करने के लिए, दुकानदार के पास भी और ग्राहकों के पास भी। आजकल तो धंधे में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, कविता कहानी के लिए समय कहाँ से निकाला जाए। जी। फिर उसने पूछा, आप काम क्या करते हैं? जी मैं लेखक हूँ, अखबारों में लिखता हूँ। ओके ओके, बढ़िया है, अब समझा, आप पत्रकार हैं, उसके समझ जाने का भाव दर्शाते हुए कहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए कहा, मेरे डैडी जी भी अखबार निकाला करते थे, प्रेस थी हमारी घंटा घर में, दिल्ली में। उस धंधे में हम लोगों को बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए डैडी जी ने वो धंधा ही बंद कर दिया। हमारा धंधा जो अब है वो अच्छा चल निकला है, और जब से मैंने इसमें हाथ डाला है मैंने इसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उसके चेहरे पर एक अज्ञात गर्व का भाव साफ दिख रहा था। उसने वेटर को आवाज़ देते हुए मेरी ओर मुड़ के पूछा, आप नॉनवेज लेते हैं? जी लेता हूँ। वेरी गुड, तो आप नॉनवेज ही लीजिए, मैं तो कुछ वेज लूँगा, मैं नॉनवेज नहीं खाता। लेकिन लोगों को मुर्गी की टांग चबाते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वह एक बातूनी इंसान है और वह मेरे बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहता है। मैं उससे बातें करने में थोड़ी सतर्कता बरत रहा था।
मैं उससे ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाह रहा था जिससे ऐसा दिखे कि कामयानी और मैं बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे। वह मेरे जीवन से जुड़ी कोई भी बात पूछता तो मैं टाल जाता। मैं सोच रहा था, एक तो शराब का नशा, ऊपर से सामने बैठा वाला इंसान आला दर्जे का गप्पी, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाए। दूसरी ओर मैं कामयानी को ठीक से जानता था। वह निहायत ही बेपरवाह और बिंदास लड़की थी। ऐसे में मेरे ज़्यादा बोलने से कुछ मामला ना बिगड़ जाए। पता नहीं वह आदमी कुछ अतिरिक्त ही ना सूंघ ले, इसलिए मैं कम ही बोलना चाह रहा था और उसकी बातों का जवाब देते हुए अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी जी, इन दिनों मैं एक फ़िल्म के लिए कहानी लिख रहा हूँ। इस बात पर वह बहुत खुश हो गया, जैसे उसका दिल खुल गया हो। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी फिल्मी जैसे ही इंसान हूँ भाई साहब। एक ज़माने में मैं रोज़ एक फ़िल्म देखा करता था। अब तो खैर इतना टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैं फ़िल्मों का बहुत शौकीन इंसान हूँ। मेरी तो एक्टिंग में भी बहुत रुचि है। मैं बहुत सारी रामलीलाओं में भाग ले चुका हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि एक्टिंग के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उधर जा नहीं पाया। अब कुछ पारिवारिक हदबंदियाँ होती हैं, आप समझ रहे हैं ना। बोलते हुए वो थोड़ा रुआंसा सा हो आया, लेकिन तत्काल उसने अपने आप पे काबू करते हुए कहा, हाँ याद आया, जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी जी ने भी एक फ़िल्म बनाई थी, पर फिल्म डब्बा बंद ही चली गई। इस बार चेहरे पर आई एक अजनबी सी उदासी थी जो वह छुपा नहीं पाया, जो उसके चेहरे पर अब खुल कर खेल रही थी। थोड़ी देर शांत रहने के पश्चात वह फिर बोल पड़ा, अब मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, सिर्फ अपने बारे में ही बोलता जा रहा हूँ। मैंने आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं कि आप लोग कौन हैं, क्या हैं। आपके डैडी जी जिंदा हैं या नहीं? उसने सशंकित भाव से पूछा। अजी बिल्कुल हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा? उसका यह पूछना मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। अरे नहीं, यूं ही। मेरे डैडी जी बहुत पहले मुझे छोड़कर चले गए थे ना, इसलिए मुझे ऐसा ख्याल आया। सॉरी जी, अगर आपको बुरा लगा हो। थोड़े समय के लिए शांति बनी रही, फिर उसने चुप्पी तोड़ी। आप लोगों का क्या बिजनेस है? आपके डैडी क्या करते हैं? जी वो आर्किटेक्ट हैं। वेरी गुड, मतलब इंजीनियर हैं। घर दुकान वगैरह का नक्शा वक्शा बनाते होंगे। वही वाले इंजीनियर हैं ना? जी हाँ वही वाले। मेरे डैडी जी ने भी कुछ दिनों तक बिल्डिंग बनवाकर बेचने का बिजनेस किया था। कुछ ही दिनों किया, फिर छोड़ दिया था और दूसरे धंधे में आ गए थे। वह लगातार बोलता जा रहा था। मेरी नज़र कॉरिडोर से आते हुए कामयानी के ऊपर लगी हुई थी। वॉशरूम से वापस आती कामयानी को देखकर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। कामयानी जैसी सुंदर लड़की कैसे इस आदमी के चक्कर में पड़ गई। अब वह पहले से और भी अधिक खूबसूरत दिखती थी। शायद यह अच्छे पहनावे, पोशाक और आधुनिक ब्यूटी पार्लर का कमाल था। महंगी साड़ी, चौड़े गले वाला स्लीवलेस ब्लाउज के अंदर से झांकते उन्नत अरोज, उभरा हुआ क्लीवेज, सब एक साथ मिलकर उसे आकर्षक रूप देने में कोई कसर नहीं उठा रहे थे। गोरी तो वह थी ही, उसके कटे हुए बॉयकट बालों के कारण उसकी गर्दन कुछ ज़्यादा ही सुराहीदार दिख रही थी। अतिस पर झूलता हुआ 2-3 लड़ियों वाला मंगलसूत्र उसकी सुंदरता में और इजाफा कर रहा था। कामयानी ने हम दोनों की ओर मुखातिब होकर कहा, सॉरी, ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? उसने पास वाली कुर्सी संभाल ली। कामयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बातें हो रही थीं? मुझे भी शामिल करो इस चर्चा में। मैंने कहा कि बस हमारा थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो रहा था और कुछ खास नहीं। फिर वो मिस्टर एक्स उठे और हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कभी मुंबई आइए तो मिलिएगा ज़रूर। यह मेरा कार्ड है। उसने 3 फोल्ड वाला विजिटिंग कार्ड मेरी ओर बढ़ा दिया। फिर उसने कामयानी की ओर रुख करते हुए कहा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी फ़ोन करने हैं। विदेशी क्लाइंट्स हैं, वो मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम दोनों बातें करो, इतनी दिनों बाद मिले हो। और हाँ, चंडीगढ़ दूर है और फ्लाइट 6 बजे की है। तुम भी जल्दी ही आ जाना रूम में। इतना बोलकर वह चला गया। उसके जाने के बाद कामयानी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो उधर बैठते हैं, चांदनी रात में थोड़ा प्रकृति का नज़ारा लिया जाए। हम दोनों स्विमिंग पूल के पास आके बैठ गए।
स्विमिंग पूल के नीचे की ओर देखने पर हजारों फुट गहरी कुछ रहस्यमयी खाई दिख रही थी। हम बादलों के ऊपर थे। जिस रिजॉर्ट में हम ठहरे थे वो था ही बहुत ऊंचा, ट्रॉली से आना पड़ता था। बहुत देर तक हम दोनों गुमसुम बैठे रहे और घाटी में उमड़ते बादलों को देखते रहे। कामयानी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमने शादी की या नहीं? मैंने चौंक कर कहा, हाँ कर ली। इतने ठंडे से क्यों बोल रहे हो? और कर ली मतलब क्या? तुम्हारी पसंद की तो है ना? और तुम्हारे लेखन में सपोर्टिव है या नहीं? क्योंकि तुम्हारे लिए तो बहुत ज़रूरी था कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें इमोशनल शेल्टर दे सके। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने कहा, ऐसा तो हर किसी को चाहिए जो उसे इमोशनल शेल्टर दे सके। फिर मैंने बातें आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुमने क्या अपनी मर्ज़ी से शादी की है? शायद नहीं, नहीं ना। मैं तुम्हें जानता हूँ कामयानी, तुमने भी किसी मजबूरी में आके इस इंसान से शादी की होगी। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड कहीं से भी तुम्हारे मैच के नहीं हैं। तुमने ऐसे इंसान से शादी क्यों की कामयानी? क्या तुम खुश हो? मैंने अपनी नज़रें उस पर गड़ाते हुए जैसे सवालों की झड़ी ही लगा दी। बल्कि शायद यह कहना ज़्यादा सही हुआ कि मैंने अपनी सारी खींच उस पर उतार दी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? क्या तुम्हें मैं खुश नहीं दिख रही? उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर मुड़ती हुई बोली, कॉलेज के दिनों में तो तुम मुझे बहुत पसंद करते थे, है ना? फिर एक बात बताओ, तुमने मुझे प्रपोज़ क्यों नहीं किया? मेरी सहेलियाँ मुझे छेड़ छेड़ के परेशान करती थीं, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें पसंद करता था? अ, अ, हाँ, तुम मुझे पसंद करते थे। लड़कियों की आंखें बहुत पैनी होती हैं, वो झट से समझ जाती हैं कि कौन उन्हें पसंद करता है, किस नज़र से देखता है। कामयानी कुछ भी बोलती, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। मैंने महसूस किया कि अब वो कुछ ज़्यादा ही हंसने लगी है। हर बात पे हंस देना, जैसे उसकी फितरत में शामिल हो गया। पहले तो इतनी हंसोड़ नहीं थी वो। मैं उसकी हंसी के पीछे की इबारतों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसकी हंसी पढ़ते हुए मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसकी हंसी के पीछे खोखलापन छुपा है। उसकी हंसी खोखली सी दिख रही थी। कुछ तो था जो अपनी इस हंसी के पीछे वो छुपा लेना चाहती थी। आखिर क्या छुपा रही थी? इतना ज़्यादा हंसने वाला इंसान शायद हंसता नहीं, अपने अंदर किसी खालीपन को अपनी बनावटी हंसी से भर लेता है। मैं बहुत शिद्दत से यह महसूस कर रहा था कि ये खामोश उदासी लगातार उसके चेहरे पर ताक झांक कर रही है। कामयानी की यह बेपरवाह हंसी अब मुझे परेशान करने लगी थी। कॉलेज के ज़माने में कामयानी बहुत अच्छे छात्रों में गिनी जाती थी। वो अच्छी वक्ता तो थी ही, साथ ही कॉलेज के ड्रामा क्लब में भी उसकी बहुत पूछ थी। वह ऐसी ऐसी बातें करती, लगता किसी दार्शनिक से बात कर रहे हैं। प्रायः कहा करती, जानते हो कुमार, वास्तव में हम लड़कियों की ज़िंदगी तो ऐसी नई किताब जैसी होती है जिसके चिपके हुए पन्नों को किसी स्केल या पेंसिल के सहारे अलगाने की ज़रूरत होती है। और यह भी एक मज़ेदार बात है कि कई बार तो हम लड़कियों की ज़िंदगी के कई पन्ने अंत अंत तक अलगा ही नहीं जाते और हम लड़कियां उन चिपके हुए पन्नों के साथ ही शमशान तक पहुंच जाती हैं। इतने सालों बाद आज उससे मिलकर हालांकि मुझे बेहद खुशी हुई थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसके व्यवहार में अब वह बात नहीं रह गई। शायद बीतते वक्त के साथ दोस्ती की गर्माहट भी बीत चुकी थी। मुझे वह पहली वाली कामयानी पसंद थी जो कई साल पहले मैं कॉलेज कैंपस में छोड़ आया था। मुझे अब सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। फिर मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आजकल श्वेता कहाँ है? मालूम नहीं यार, कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उज्जवल के साथ क्या हुआ था? मैंने सुना था कि तुम लोगों का मामला बाद में चल के बहुत सीरियस हो गया था। फिर क्या हुआ? मैंने उसकी ज़िंदगी के पुराने क्षण का उल्लेख करते हुए उससे पूछा। हमने शादी कर ली थी। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए करनी पड़ी। तुम तो सब जानते ही होगे, बाद में तो किसी से कुछ छुपा नहीं रह गया था। उसने एक सांस में ही अपनी बात कह दी। हाँ, कुछ कुछ सुना तो था मैंने, लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने उसे कुरेदने की कोशिश की। अब होना क्या था? ज़बरदस्ती के समझौते से की गई शादी का जैसा हश्र होना था वही हुआ था। हम बहुत दिनों तक साथ नहीं चल पाए, अंत में ग्रेसफुली अलग हो गए। उसने इत्मीनान से कहा। क्यों? क्या हो गया था? मुझे और उत्सुकता हो गई।
मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, बस ख़त्म हो गया। ना मैंने इस पर कुछ ज़्यादा सोचा ना ही उसने, बस सब खत्म हो गया, इतना ही समझ लो। अरे अजीब बात है, और उज्जवल कहाँ है? उसने सोनिया से शादी कर ली। कौन सोनिया? अरे वो पॉल साइंस में नहीं थी सोनिया, सांवली से केरल वाली लड़की। अरे यार वह नहीं थी जो खूब नेतागिरी झाड़ती रहती थी। उसने जैसे अपने शब्दों को चबा कर बोला। हाँ हाँ याद आया। अरे जिसके फादर फौजी थे, वर्दी में ही कैंपस में आ जाते थे, वही सोनिया। हाँ एग्जैक्टली वही। अचानक क्या हुआ था? मालूम नहीं यार, जाने दो। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जिसका कोई तर्क नहीं होता, और उस पर तर्क करना भी नहीं चाहिए, बस भूल जाना चाहिए। उसने ऊबते हुए कहा और मोबाइल में टाइम देखने लगी। देर हो रही है। मैंने उसकी ऊब को पढ़ लिया था। हाँ यार, सुबह सुबह निकलना है। चलो फिर कभी आना दिल्ली तो मिलना मुझसे। मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। दिल्ली लौटना तो मिलना, कब लौट रहे हो? लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने तो मुंबई का पता दिया है। मैं थोड़ा अचरज के भाव से उसे देखने लगा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने मेरी ठुड्डी को अपने दाहिने हाथ की हथेली में भरकर अपने हाथ के अंगूठे से मेरी ठुड्डी को दबाते हुए कहा, दिल्ली में मिलती हूँ, गुड नाइट। फिर थोड़ा थमी और मेरे चेहरे पे आंखें गड़ाते हुए धीरे से बोली, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। मैं यहाँ उसके साथ 5 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे आई हूँ। वहाँ मेरा क्लाइंट है, मैं उसकी एस्कॉर्ट हूँ। इतना बोल के वह पीछे मुड़ी और आँखों से ओझल हो गई। मैं सकते में था और बहुत देर तक उसे देखता रहा, जिस ओर वह गई थी। यह थी कहानी बहुत हंसने वाली लड़की। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।